नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक हुसैन। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके पटना स्थित आवास पर पूछताछ की और इसको लेकर जाहिर है सियासत भी वहां पर हुई, सियासी बयान भी देखने को मिले। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ भी इस संबंध में पूछताछ जो है उसकी कार्रवाई होगी, जिसकी पुष्टि आज तेजस्वी यादव ने भी की है। तो इस पूरे मामले को आप देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे सीबीआई टीम के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर आने की खबर आई, आरजेडी कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में जमा हो गए। उस समय वहां तेज प्रताप यादव तो थे, लेकिन तेजस्वी यादव राजभवन में एक कार्यक्रम के बाद सीधे विधानसभा पहुंच गए, लेकिन उन्हें सब जानकारी थी। सीबीआई की टीम जो है न्यूज़ के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ कि आई हुई है और कहा जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब जो कथाकथित जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि ज़मीन के बदले जो है नौकरियां दी गई, तो देखिए हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। ये दरअसल लालू यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान जमीन के बदले ग्रुप डी में नौकरी देने का मामला है और लालू परिवार का दावा है कि रेलवे ने कभी इसे धांधली या घोटाला नहीं माना। ये प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है नौकरी को लेकर के। आप बता दीजिए कोई मंत्री साइन कर दे और किसी को नौकरी मिल जाए तो घोटाला किस बात की भाई? जो कारनामे आपने किए हैं उन कारनामों की सजा तो मिलेगी और जांच से आपको डर लगता है तो आप उसको 24 का आपातकाल तो लगाने वाले लोग के साथ आप सरकार में हैं। जिन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया उन्हीं के साथ तो आप सरकार चला रहे हैं, तो हम पर यह आरोप न लगाए। हाँ, हम भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे। हालांकि 4 घंटे के पूछताछ के बाद जैसे सीबीआई टीम निकली, राबड़ी देवी भी विधान परिषद की कार्रवाई में भाग लेने पहुंची। सीबीआई आई थी पूछताछ करने के लिए। काम था हुआ मैम, बार बार परेशान किया जा रहा है आप लोगों को। अरे हजारों बार परेशान करेंगे हम लोग, बोलेंगे। अब मंगलवार को लालू यादव से पूछताछ होगी और अगले हफ्ते तेजस्वी यादव को इस मामले में कोर्ट के सामने उपस्थित होना है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो के जरिए माहौल बिगाड़ने के मामले में बिहार पुलिस ने अमन कुमार नाम के एक शख्स को जमुई से गिरफ्तार किया है। जहां पर तमिलनाडु पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं, वहीं बिहार पुलिस ने ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक को 3 महीने तक सारी जानकारी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है ताकि उन्हें डिलीट नहीं किया जाए। साथ में आर्थिक अपराधों की शाखाओं के तहत भी बिहार पुलिस मामला दर्ज कर रही है। बीजेपी और डीएमके के बीच हिंदी भाषी मजदूरों पर फर्जी हमले को लेकर सियासत चल ही रही थी कि अब बिहार में जमीन तलाशते रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चेन्नई पहुंचे, स्थानीय मजदूरों से मुलाकात की। अगर ये फेक न्यूज भी है तो भैया कौन लोग हैं जो इस फेक न्यूज को फैला रहे हैं? कौन लोग हैं जो ये डिवाइड क्रिएट करना चाह रहे हैं? उन लोगों को भी आपको चिन्हित करना होगा और उन लोगों के साथ भी कड़ी कार्रवाई आप लोगों को करनी होगी। अगर कोई एक भी तस्वीर या एक भी वीडियो अगर सही है तो वो गलत है और उन लोगों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हो। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिहार के अधिकारियों का डेलीगेशन भी इससे पहले त्रिपुर में हिंदी भाषी मजदूरों से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाता दिखा, लेकिन डर अब भी इनके मन में समाया हुआ है। मैं घर जा रहा हूँ आज। लेकिन वापस आएंगे? थोड़ा इधर माहौल थोड़ा खराब हुआ था। अभी ठीक है ना? अभी ठीक नहीं है, ठीक होगा तो हम आएंगे। मार काट का फर्जी वीडियो जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर हुआ, उससे तमिलनाडु में हालात बिगड़ने लगे। वहां की फैक्ट्रियों में 25 लाख के आसपास उत्तर भारत के मजदूर काम करते हैं। वो घबरा गए। रेलवे स्टेशन पर भीड़ बेकाबू होने लगी।
ऐसे में तमिलनाडु और बिहार के मुख्यमंत्रियों ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मन बनाया। तो अब बिहार के जमुई से अमन कुमार नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। उस पर सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो शेयर करने का आरोप है। सोशल मीडिया या दूसरे माध्यम से अफवाह फैलाने वालों की धरपकड़ के लिए बिहार पुलिस ने 10 अधिकारियों की विशेष टीम बनाई है। तमिलनाडु की एसआईटी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को तलाश रही है, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता भी शामिल हैं। तमिलनाडु पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक राष्ट्रीय दैनिक भी शामिल है। इधर बिहार पुलिस अफवाहों से दूर रहने की सलाह दे रही है। और वीडियो को जारी किया गया जिसमें था कि बिहार के रहने वाले लोगों के साथ में वहाँ के स्थानीय निवासी मारपीट कर रहे हैं, जबकि यह पाया गया कि झारखंड एवं बिहार के बीच की घटना है। इसमें तमिलनाडु का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा तमाम उकसाने वाले, भड़काने वाले मैसेज और पोस्ट भी वहाँ किए गए हैं और उसके संबंध में भी जो है हम लोगों ने 4 लोगों पर नामजद जो हमारे गड़बड़ पोस्ट थे, वीडियो थे, उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया। तमिलनाडु सरकार ने अगर वक्त रहते कार्रवाई न की होती तो वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती थी। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट के सहारे हिंसा भड़काने की ये पहली कोशिश हो। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है और हिंसा भी हुई है, लोगों की जान भी गई है। लेकिन कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व बच निकलते हैं। पटना से मनीष कुमार के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। प्रयागराज मामले की बात करते हैं। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल विजय चौधरी उर्फ उस्मान को यूपी पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया है। यूपी पुलिस के मुताबिक उस्मान ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मी पर गोली चलाने वाले विजय कुमार उर्फ उस्मान का सोमवार तड़के यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें उस्मान के प्रयागराज आउटर में होने की खबर मिली थी। नजदीक पहुंचते ही उस्मान ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में उस्मान मारा गया और एक सिपाही घायल हुआ। उस्मान पे 50,000 का इनाम था तथा सभी चैनलों के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हुआ था उसमें यह व्यक्ति मृतक उमेश पाल को तथा हमारे जवान को गोली मारते हुए देखा जा सकता है। इसके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल तथा कुछ जीवित और खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। शूटआउट में शामिल 5 शूटरों में उस्मान पहला है जिस तक पुलिस पहुंच पाई है। पूरे मामले में अब तक पुलिस अरबाज जो कि हमलावरों का ड्राइवर था उसका एनकाउंटर कर चुकी है। उस्मान जिसका आज एनकाउंटर किया है, उस्मान शूटर है। इसके अलावा पुलिस सदाकत खान जिसके कमरे में बैठ करके पूरी साजिश रची गई थी उसको गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अब जो बाकी 4 शूटर हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। इसमें जो गुड्डू मुस्लिम है वो अब तक फरार है। गुड्डू मुस्लिम वीडियो में बम मारते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा मोहम्मद गुलाम साबिर अब तक फरार है। इस पूरे मामले में माफिया अतीक अहमद का बेटा भी फरार है। अतीक अहमद का बेटा भी शूटआउट में शामिल था। उसका नाम असद अहमद है। असद अहमद के ऊपर पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रखा है। पुलिस ने उस्मान से पहले शूटरों के ड्राइवर अरबाज का एनकाउंटर किया था और साजिशकर्ता सदाकत खान को गिरफ्तार किया था। आज जो मुठभेड़ हुई है उस मुठभेड़ में दूसरा जो हत्यारा था वह भी मारा गया है और मैं पुलिस की सराहना करते हुए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन को भरोसा दिलाना चाहता हूं। आगे जो बचे हुए अपराधी हैं उनको पकड़ करके कानून के अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई करवाने का काम किया जाएगा। यूपी पुलिस 11 दिनों से शूटरों की तलाश में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन अब तक हत्याकांड से जुड़े 11 लोगों के घर बुलडोजर से जमींदोज कर चुका है, जिसमें से एक घर में माफिया अतीक अहमद का परिवार रहता था।
प्रयागराज से सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आबकारी घोटाले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2 दिन की रिमांड के बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश करते हुए कहा कि अब उन्हें सिसोदिया की रिमांड नहीं चाहिए। सिसोदिया की जमानत याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। सीबीआई रिमांड पर रहने के बाद दिल्ली आबकारी घोटाले के कथित मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच मनीष सिसोदिया हंसते हुए कोर्ट रूम में पहुंचे। सिसोदिया को पेश करते ही सीबीआई ने कहा कि अब उन्हें रिमांड की जरूरत नहीं है। इस पर कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए सिसोदिया को जेल भेज दिया। मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड खत्म हुई, मतलब सीबीआई जो मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी वो भी खत्म हुई, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि अभी के लिए मनीष सिसोदिया को आप न्यायिक हिरासत में भेज दीजिए, लेकिन ज़रूरत हुई तो मनीष सिसोदिया को कस्टडी में लेके सीबीआई फिर से पूछताछ कर सकती है। इससे पहले सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई हर रोज एक ही तरह के सवाल कर उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है। सिसोदिया कुल 7 दिन तक सीबीआई की रिमांड पर रहे। ईडी और सीबीआई जानती है कि इसमें सबूत नहीं है और इसमें कुछ साबित नहीं होगा, मगर क्या है कि बिना कुछ साबित किए ही किसी को कैसे जेल में रखा जाए, तो जो प्रोसेस है इसको इस तरह से बनाया गया और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में जबरदस्ती इस प्रोसेस को इस तरह से बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलीलें इस तरीके की रखी गई कि साहब जिसके ऊपर आरोप है वो साबित करे कि वो जो है वो बेगुनाह है। अब वो कैसे साबित करेगा? वो तो कह ही रहा है कि वो बेगुनाह है, तो एजेंसी को साबित नहीं करना कि वो गुनाहगार है, ये आरोपी जो है वो साबित करे। अब वो साबित करने में समय लगेगा और उस समय तक जो है आप उसको प्रताड़ित करेंगे। देखिए, ये 20 मार्च तो अभी तो जांचें आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है ये 20 मार्च 20 महीने हो सकते हैं, कई साल हो सकते हैं, और एक बार फिर से लोगों को ये विश्वास हुआ है, हमारे दिल्ली के लोगों को, कि अपराध करने वाले का जो हश्र होता है वही मनीष सिसोदिया के साथ होगा। कोर्ट का आदेश आते ही मनीष सिसोदिया को एक आम कैदी की तरह जेल वैन में तिहाड़ जेल ले जाया गया। दिल्ली सरकार में वो दूसरे ऐसे मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल गए हैं। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी कई महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होगी, हालांकि तब उन्हें कोर्ट में पेश नहीं होना होगा। मनीष सिसोदिया अब एक आम कैदी की तरह तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद हैं। उनकी सुरक्षा और निगरानी को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। अब 10 मार्च का दिन उनके लिए काफ़ी अहम होगा, क्योंकि 10 मार्च को उनकी बेल पर सुनवाई है। वहीं ये देखना होगा कि क्या ईडी उनकी रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाती है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का 5वां बजट पेश किया। कार्यकाल के आखिरी बजट में चुनावी बजट की झलक देखने को मिली। युवा, किसान, महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय 6500 से 10,000 और सहायिकाओं को 7,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। तो ये जो बजट पेश किया गया है इसमें आपने देखा कि किस तरह से युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ज़्यादा फोकस जो है वो नज़र आ रहा है। तो क्या ये चुनावी बजट है? भूपेश बघेल से इसको लेकर बात की हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का ये 5वां बजट पेश किया है और इस बजट को भरोसे का बजट
कहा गया है। तो हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। आपने इस बजट को भरोसे का बजट कहा है, तो इसे किस तरीके से जनता भरोसा करे और कि ये वाकई में भरोसे का बजट है? देखिए, किसानों जो वादा हमने किया था 25 रुपये देंगे, उसमें हम कायम हैं, बल्कि उससे अधिक हमने दिया है, इसलिए भरोसे का बजट है। हमने भूमिहीन से कभी वादा नहीं किया था कि हम आपको भूमि श्रमिक न्याय योजना देंगे, लेकिन 7,000 रुपया ग्रामीण श्रमिकों के साथ साथ अब नगर पंचायत के श्रमिकों को भी देंगे, उसका विस्तार हमने किया है। तो इसलिए हम मजदूर का भरोसा हमको मिला है। उसी प्रकार से 74% से अधिक लघु अनुपज पूरे देश का हम खरीदते हैं और उसका वैल्यू एडिशन करते हैं, और 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से जो तेंदुपत्ता खरीद शुरू किए हैं उसको लगातार कायम रखे हुए हैं। तो इसलिए ये भरोसे का बजट है। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा वर्कर जिसे हम छत्तीसगढ़ में मितानिन कहते हैं, जो हमारे कोटवार है, हमारे होमगार्ड है, हमारे पटेल ग्राम के पटेल हैं, सबके मानदेय में वृद्धि की जो मांग कर रहे थे। जो हमारे जो पेंशन जिनको मिल रहा था उसमें हमने वृद्धि की, तो सारे मांग है वो करीब एक साथ हमने पूरा कर दिया। इस कारण से भरोसे का बजट है। और उसी प्रकार से विकास कार्य में हमने कोई कमी नहीं की। और केवल ये चुनावी बजट नहीं है, इसमें ये सरप्लस बजट है, घाटे का बजट नहीं है। विपक्ष का एक आरोप है कि कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया गया, छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा प्रावधान इस बजट में नहीं है, तो ये निराशाजनक बजट विपक्ष बता रहा है। कर्मचारियों के लिए तो ओल्ड पेंशन स्कीम पहले ही लागू कर दिया, जबकि 17,000 करोड़ रुपया इन कर्मचारियों की केंद्र सरकार रोके बैठी है। उसके बावजूद भी ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू कर दिया। तो कर्मचारियों के लिए पहले कर दिया, बजट के पहले ही कर दिया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं। देखिए, चाहे मोनो मेट्रो रेल की बात हो, चाहे रायपुर में रिवर फ्रंट बनाने की बात हो, चाहे 4 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे ओवर ब्रिज बनाने की बात हो, चाहे सड़क चौड़ीकरण की बात हो, और उसमें करीब PWD में करीब 7,500 करोड़ से भी अधिक की राशि की व्यवस्था है। तो नगरीय क्षेत्र में 1,000 करोड़ के हमने व्यवस्था की है। तो पैसे की कमी नहीं दे रहे हैं, लगातार विकास के कार्य हम लोग कर रहे हैं।